दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो कुछ कंसेप्चुअल भरे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। पहले में क्या कह रहे हैं कि आपकी किसी भी प्रकार की पॉल्यूटिंग गैस को ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपकी डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। थर्ड में कह रहे हैं दैट इट कैन रिएक्ट क्विकली टू द चेंजेस इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। और फोर्थ में कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी अगर आपकी इनकरेक्ट नहीं है तो डी ऑप्शन आपकी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। कि पहली जो आपकी ऑप्शन है उसमें जो कह रहे हैं बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। सबसे चीफ आपका ये एडवांटेज है न्यूक्लियर एनर्जी कि किसी भी प्रकार की पॉल्यूटिंग गैस ही यहां पर प्रोड्यूस नहीं करता। उसी के चलते जो आपके डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें ये हेल्प करता है कि उनके एसडीजीज वो वहां पर मीट कर सकें। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि आपको जो यहां कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में कुछ चेंजेस आए तो उसमें क्विकली रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि एक सस्टेन्ड रिएक्शन यहां पर रहती है जिसके चलते आपके एक सस्टेन्ड नंबर ऑफ यूनिट से प्रोड्यूस करता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके हिसाब से ये इतना इजीली यहां पर क्विकली उस चीजों को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक से अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के, तो जैसे कि हमने बात की कोई पोल्यूटिंग गैस नहीं है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में भी ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। वेरी लो फ्यूल कॉस्ट है। फिर जो आपकी लो फ्यूल क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर देती है माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन, जिसका इफेक्ट एनवायरमेंट पर पड़ता है। हाई टेक्नोलॉजी रिसर्च रिक्वायर्ड, बेनिफिट्स ओवर अदर इंडस्ट्रीज की, बाकी इंडस्ट्रीज को भी इससे फायदा रहेगा। उसके अलावा जो आपकी पावर स्टेशन जो इसमें स्थापित की जाती है, जो एस्टैब्लिश की जाती है, उसकी काफी हम कह सकते हैं लाइफ टाइम काफी वैलिडिटी रहती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट के बारे में, डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब उसका सेफ डिस्पोजल भी करना है जो कि बहुत डिफिकल्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है। ठीक है जी। उसके अलावा जो आपका लोकल थर्मल पोल्यूशन हो रहा है कि जिसमें इसमें कूलेंट आपका यूज किया जाता है, जिसके चलते कोई भी एक लोकल वाटर बॉडी वहां पर यूज की जाती है तो उसका असर पड़ेगा, वहां की मरीन लाइफ पर उसका असर पड़ेगा। अगर किसी प्रकार का लार्ज स्केल एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक रह सकता है, जिसकी वजह से जो पब्लिक परसेप्शन है न्यूक्लियर पावर का वो भी काफी यहां पर नेगेटिव है। फिर बात आती है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कि इसे स्थापित करना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, काफी पैसा यहां पर लगता है और सेफली डीकमीशन करने में भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हमने सी ऑप्शन में डिस्कस भी किया कि किसी प्रकार की अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में चेंजेस आती हैं तो उस हिसाब से क्विकली रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये आपके बेसिक से पॉइंट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जहां पर आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, कंपोनेंट और उसका क्या यूज है। 3 पेयर्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपका कूलेंट है वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा हीट फ्रॉम फ्यूल टू द टरबाइन। सेकंड में क्या कह रहे हैं? जो आपके कूलिंग टावर्स हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं कि डंप करेंगे एक्सेस हीट दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। और थर्ड में कह रहे हैं मॉडरेटर के बारे में कि ये आपकी जो स्पीड ऑफ चेन रिएक्शन है उसे ये चेंज करने में सक्षम रहेगा। तो 3 पेयर्स दिए गए हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, देखिए कौन कौन से कंपोनेंट का करेक्टली यहां पर यूज बताया गया है। ठीक है जी, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। कूलेंट का काम क्या रहता है कि बेसिकली जो आपकी हीट वहां पर जनरेट होती है जिसकी वजह से आपकी स्टीम फॉर्मेशन होगी उसे ये ट्रांसफर करेगा टरबाइन तक। ठीक है जी, जो कि फिर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कूलिंग टावर्स का क्या काम रहेगा कि अगर आपकी एक्सेस हीट वहां पर जनरेट हो जा रही है तो जिसकी वजह से जिसे हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे वो डंप करने में यहां पर हेल्प करेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो अंदर इतनी ज्यादा हीट आपकी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आपका कोई भी वहां पर एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। मॉडरेटर का जो काम यहां पर रहता है कि बेसिकली जो आपके यहां पर बताया गया है कि ये आपकी चेन रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, तो वो मॉडरेटर का काम नहीं है। ये किसका काम रहता है? जो आपकी रॉड्स वहां पर यूज की जाती हैं। ठीक है जी, डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो बेसिक से अगर हम बात करें कौन कौन से कंपोनेंट्स यहां पर यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूरेनियम में प्लूटोनियम आइसोटोप वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो बेसिकली अब आता है मॉडरेटर कि या तो आपका यहां पर ग्रेफाइट भी यूज किया जा सकता है, कई जगह आपका वाटर भी यूज किया जाता है। तो यूज किस लिए किया जाएगा कि न्यूट्रॉन्स को ये स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। जब आपकी रिएक्शन होगी तो वहां पर आपके वो
कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी होगा आइसोटोप, और कुछ न्यूट्रॉन्स भी वहां पर रिलीज होंगे। जो न्यूट्रॉन्स दोबारा से उन आइसोटोप्स के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर दोबारा से उनकी वहां पर डिवीजन होगी, मतलब सिंपल सी फिजन जो रिएक्शन रहती है। अब न्यूट्रॉन्स को ये स्लो डाउन करने में क्या हेल्प करेगा, क्यों हेल्प करेगा, बेसिकली कि जो रिएक्शंस वहां पर हो रही हैं इफेक्टिव रिएक्शंस रहें, और वहां पर जो एफिशिएंसी है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट की वो बढ़ती रहे। ठीक है जी, क्योंकि अगर वो स्लो डाउन नहीं कर पाएगा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स रहेंगे तो ढंग से वहां पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, और जितनी एफिशिएंसी या जितनी हीट वो वहां पर जनरेट कर सकते हैं वो उतनी वहां पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। फिर बात आती है कंट्रोल रॉड्स की, जिसे हम रेज भी कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रॉन्स को स्टॉप करते हैं फ्रॉम ट्रेवलिंग बिटवीन द फ्यूल रॉड्स, जिसकी वजह से जो आपका स्पीड ऑफ चेन रिएक्शन है उसे वहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपका जो स्पीड है चेन रिएक्शन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो आपके कंट्रोल रॉड्स को वहां पर रेज कर दिया जाता है। अगर उसे दोबारा से आपका थोड़ी सी रिएक्शन की स्पीड वहां पर बढ़ानी है तो उन्हें और ज़्यादा लोअर कर दिया जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम देखें कूलेंट का काम क्या है, कि पहली बात तो आपकी जो एनर्जी वो जनरेट की जाएगी उसे वो ट्रांसफर करेगा टरबाइंस तक ताकि वो पावर स्टेशन तक पहुंच सके। फिर आपकी कॉन्क्रीट शील्ड का क्या काम रहेगा कि उसे अगर किसी प्रकार का कोई भी हैजार्ड या वहां पर एक्सीडेंट होता है तो उसे वहां पर प्रोटेक्ट कर सके। फिर बात आती है कूलिंग टावर्स के बारे में, कि बेसिकली ये आपकी किस लिए जरूरत रहती है, ताकि एक्सेस जो हीट वहां जनरेट हो जाए उसे वहां पर वो डंप कर सके। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी फंक्शनिंग है। आगे का और आपका क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिटेल में इस फंक्शनिंग को डिस्कस करते हैं, पर यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उन सभी के बारे में आप यहाँ पर लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं। तो बेसिकली दो स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो मेन डिफरेंस है बिटवीन द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या है, कि जो प्रोसेस है स्टीम जनरेशन की उसका फर्क है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर रहता है तो बेसिकली उसमें जो आपका रेडियो एक्टिव स्टफ है दैट इट इजीली कैप्ट अवे फ्रॉम द टर्बाइंस, जिसकी वजह से मेंटेनेंस काफी इजी रहती है। तो ये अब आपको यहां पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जनरली जो हमारे पावर रिएक्टर्स रहते हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स रहते हैं, उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स और फिर आते हैं आपके बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स। अब उनसे रिलेटेड जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। किस तरीके से करेक्ट है अभी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लेते हैं। कि बेसिकली अगर हम बात करें कि दोनों जो आपके PWR और BWRs हैं तो वो आपके लाइट वाटर या फिर नॉर्मल वाटर एज एन कूलेंट वहां पर यूज किया जाता है, और जो मॉडरेटर के तौर से भी वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है जी। दोनों में आपके यूरेनियम में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। फिर दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी सिमिलर है। जो मेन डिफरेंस आता है कि किस तरीके से वहां पर स्टीम जनरेशन की जा रही है। अब इसे समझने के लिए हम दोबारा से इस डायग्राम पे आते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है कि जो आप कि 2 तरीके के यहाँ पर कूलेंट हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यूज किए जा रहे हैं। एक यहाँ पर देख रहे हैं आप रेड कलर का ये मार्क्ड है, और दूसरा आपका यहाँ पर ये ब्लू कलर का मार्क्ड है। ठीक है जी। ये एक आपकी रहेगी रिएक्शन, हम एक साइकिल समझ लेते हैं, और ये आपकी दूसरी साइकिल रहेगी। अब बेसिकली यहां पर आपका प्रेशराइजर क्यों यूज किया जा रहा है, कि बेसिकली वाटर को अंडर प्रेशर डालते हुए जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका बढ़ाया जा रहा है। यहां पर क्यों बढ़ाया जा रहा है, रीजन अभी देखते हैं। कि बेसिकली यहां पर जो भी हीट वो जनरेट करेगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट उसका इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा ताकि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे इस पर्टिकुलर साइकिल में। ठीक है जी। आप यहां पर देख सकते हैं जहां पर आपको कंट्रोल रॉड्स मेंशन्ड है कि इसमें वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे। जैसे वो आपका स्टीम जनरेटर के अंदर जाएगा तो यहां पर जो आपका वाटर प्रेजेंट रहेगा, यहां पर हीट आपस में चेंज होगी, जिसकी वजह से हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो आपका टेम्परेचर जहां पर ज्यादा रहेगा वो बेसिकली आपकी ट्रांसफर करेगा हीट टू द टेम्परेचर जहां पर कम है। ठीक है जी। जिसकी वजह से यहां पर जो आपका स्टीम जनरेटर में जो वाटर रहेगा उसे ये हेल्प करेगा कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो, जो कि आपका टरबाइन में जाएगा, फिर वापस आपका वो कंडेंसर में पहुंचेगा, जो कि कंडेंसर में क्या होगा दोबारा से उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और दोबारा से हम यहां पर इसे यूज करेंगे। तो यहां पर आपकी 2 साइकिल्स यूज की जा रही हैं। एक आपका लिक्विड फॉर्म में ही रह रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रेशर जनरेट किया गया है, और दूसरे में क्या है बेसिकली वो आपका स्टीम में भी कन्वर्ट हो रहा है, फिर दोबारा से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं कंडेंसर की मदद से। ठीक है जी। तो ये तो बेसिक सी प्रोसेस रही आपकी PWR की। फिर बात आती है नॉर्मल सिस्टम में क्या रहेगा। अब नॉर्मल सिस्टम में क्या है कि यहां पर जो आपका एक जो साइकिल वाटर की साइकिल जो कूलेंट की तरीके से भी एक्ट करेगा, और एज एन मॉडरेटर भी वो एक साथ एक्ट करेगा, कि एक ही साइकिल में दोनों चीजें आपकी वहां पर अचीव की जाएंगी। ठीक है जी। कि बेसिकली यहां पर जो आपका रिएक्शन होगा, ठीक है जी, इस कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में जो आपका रिएक्शन होगा उसके चलते जो यहां पर स्टीम जनरेट होगी,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी स्टीम जनरेट होगी टरबाइन तक पहुंचेगी, फिर टरबाइन से ही डायरेक्टली वो कंडेंसर में पहुंच जाएगी, जिसके चलते वो दोबारा से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, पानी दोबारा से आपका रीयूज के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपका सेम वाटर यूज किया जा रहा है एज एन कूलेंट एंड एज एन मॉडरेटर। ठीक है जी, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपका सेपरेट दोनों जो साइकिल्स हैं वो काफी सेपरेट हैं। तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि जो आपका मॉडरेटर, जो कि बेसिकली टरबाइंस में भी आपका वही पानी जा रहा है, जो कि बेसिकली वहां पर एज अ मॉडरेटर भी एक्ट कर रहा है पूरे आपके इस कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, तो अगर वो सेम वाटर अलग अलग कर दिया जाएगा तो बेसिकली उसके चलते आपकी जो रेडियो एक्टिव कोई भी एमिशंस रहेंगी, वहां पर कोई भी वेस्ट रहेगा, तो वो आपका टरबाइंस तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा बेहतर रहेगी। इसलिए आपका पीडब्ल्यूआर ज्यादा से ज्यादा वहां पर प्रेफर किया जाता है। आई होप यहां पर आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। काफी बार पहले भी डिस्कस हुआ है, बट स्टिल एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जहां पर काकरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। अब इससे रिलेटेड अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। पहले में क्या कह रहे हैं कि जो आपका एटॉमिक प्रोजेक्ट है KAPP3, ये इंडिया का पहला 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट यहां पर स्थापित किया गया है। सेकंड में कह रहे हैं कि जो फर्स्ट क्रिटिकलिटी, ये जो टर्म यहां पर यूज की जा रही है, क्या सिग्निफाई करती है कि जो आपकी इनिशिएशन हो चुकी है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, बट वो कंट्रोल्ड है। ठीक है जी, और सस्टेन्ड भी है। ठीक है जी, थर्ड में क्या कह रहे हैं सी में कि ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइंड 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर वहां पर तैयार किया गया है। ठीक है जी, तो ये आपकी तीन स्टेटमेंट्स, अगर आपको लगता है इनमें से कोई इनकरेक्ट है तो बताइए कौन सी, अगर नहीं है तो यहां पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगी। ठीक है जी, तो मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट्स में बिल्कुल करेक्टली चीजें बताई गई हैं और उसी के चलते आपकी यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कि बेसिक सी बात करें, लास्ट ईयर ही आपका ये पहली फर्स्ट क्रिटिकलिटी यहां पर अचीव की है इस पर्टिकुलर आपके पावर प्रोजेक्ट ने, जिसके चलते बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिजिनियसली यहां पर तैयार किया गया था, काफी आपकी न्यूज कवरेज भी रही थी, इंडियन एक्सप्रेस में आपका एक्सप्लेन्ड आर्टिकल भी आया था। तो एक बार जाके जरूर अच्छे से रेफर कर दीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर पावर प्लांट से रिलेटेड वो आपको पता होने जरूरी है। ठीक है जी, वही चीज आपको यहां पर भी बताई गई है। बस यहां पर मेन चीज क्या है कि जो आपकी ये टर्म है फर्स्ट क्रिटिकलिटी, कि ये टर्म आपकी सिग्निफाई किस चीज को करती है कि वहां पर आपकी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की इनिशिएशन हो चुकी है, बट साथ के साथ वो सस्टेन्ड भी है। ठीक है जी, तो नाम से तो लगता है क्रिटिकल नाम यूज किया गया है तो कुछ गलत ही होगा, बट ऐसा नहीं है कि बेसिकली इनिशिएशन के लिए आपका वर्ड यहां पर यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यूपीएससी सीडीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहां पर कवर करता है कि बात हो रही है न्यूक्लियर रिएक्टर और आपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स रहते हैं उनके बारे में, एटम बॉम्ब्स के बारे में। तो अब आपको इनसे रिलेटेड कुछ यहां पर ऑपरेशनल प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बॉम्ब की, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। ठीक है जी, पहले में क्या कह रहे हैं कि जो आपका चेन रिएक्शन रहेगा, जो प्रोसेस रहेगी आपकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज की जाती है, जिसके चलते वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, बट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आपकी कोई चेन रिएक्शन नहीं रहती। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो रिएक्शन है वहां पर कंट्रोल्ड है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में अनकंट्रोल्ड है। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है कि बेसिकली उसमें जितने भी आपके ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं वो क्रिटिकल हैं, व्हाइल देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकलिटी इन द न्यूक्लियर बॉम्ब। और फोर्थ में कह रहे हैं कि जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है दैट डू नॉट यूज मॉडरेटर्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए मॉडरेटर की बात हम कर चुके हैं कि आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज की जाती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट आप इजीली यहां पर रूल आउट कर सकते हैं। फोर्थ आपने रूल आउट कर दी तो ये दोनों ऑप्शंस आपकी रूल आउट होगी। फिर बात करते हैं पहली स्टेटमेंट के बारे में कि चेन रिएक्शन आपकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स और दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर इन दोनों में यूज की जाती है, तो पहली भी आपकी यहां पर रूल आउट होगी। बचती कौन सी है हमारे पास, बी ऑप्शन, वही यहां पर करेक्ट ऑप्शन भी है। तो बेसिक्स अगर हम डिफरेंस की बात करें किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के बीच में और जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब के बारे में ही बात करें, तो पहली बात तो दोनों में आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वहां पर रहेगी, बट वहां पर वो एनर्जी जनरेट करने के लिए की जा रही है और वहां पर एक्सप्लोजन के लिए। फर्क क्या रहता है, बहुत ही सिंपल सी दो चीजों का आपको ध्यान रखना है इसमें कि पहली बात तो जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब वहां पर यूज किया
किया जाता है कि वहां पर वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है, आपके पास मॉडरेटर भी है, आपके पास कंट्रोलिंग रॉड्स भी हैं, तो उनसे आप पूरी रिएक्शन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से वहां पर अचीव करना है, आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन का जो एफिशिएंसी है वो अचीव करनी है, वो आपका मॉडरेटर से भी हो जाएगा। एटम बॉम्ब्स में वो आपका नहीं रहती ऑप्शन। उसके अलावा बात आती है कि वहां पर जो आपका फ्यूल यूज किया जा रहा है, अब जो रिएक्टर का फ्यूल है जो कि आपका यूरेनियम 235 जो कि वहां पर यूज किया जाता है, नेचुरली जो आपका अवेलेबल रहता है, तो बेसिकली उसे वहां पर एनरिच किया जाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जब एज अ फ्यूल वो एनरिच किया जाता है तो आपका 4 to 5% के तौर पे किया जाता है, बट जब आपका एटॉमिक बॉम्ब के लिए वहां पर एनरिचमेंट की जाती है तो आपकी 90% की जाती है। तो ये आपका एक बेसिक सा फर्क है जिसकी वजह से जो आपकी पूरी रिएक्शन है एटॉमिक बॉम्ब की वो काफी अनकंट्रोल्ड रहती है। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपको कवर करना। अब इसमें आपका 2020 का जो पेपर है उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि आप बताइए क्यों ऐसे कुछ पावर प्लांट्स हैं जिसके चलते जो आपके IAEA की जो सेफ गार्ड्स हैं वो उसके अंडर लिस्टेड नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, उसका आंसर बताना है। ठीक है जी, 2020 का क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली प्रीवाईक्यूज भी अगर सर्च करें न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड तो इजीली आपको वहां पर मिल सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं जिसमें आपको पूरी होलिस्टिक इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है। ठीक है जी, तो जो कि इस तरीके के टॉपिक्स आपके कहाँ करंट अफेयर्स में कवर होते हैं। तो आई होप आपने ये आज का जो 5 क्वेश्चंस थे डेफिनेटली अच्छे से मार्क किए हों। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली वहां पर जो भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं डे बाय डे बेसिस पर डेफिनेटली अटेंड कीजिए ताकि आपकी एक प्रैक्टिस होती रहे। जो आप सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि आपको एक फीडबैक मिल सके। ये पूरा सिस्टम ही फीडबैक का है कि आपने कुछ प्रिपेयर किया, हम उसे यहाँ पर आके टेस्ट करेंगे ताकि आपको पता लगे कि किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन चल रही है। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपने यहाँ पर कुछ नई सीखी हैं उसे डेफिनेटली अपने नोट्स में जाके कंपाइल करना है। ठीक है जी, अब कल अगला हमारा रहेगा ज्योग्राफी का, मंडे को ज्योग्राफी। तो पिछले वीक हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें मोस्टली आपके हिमालय से ही थे। ठीक है जी, तो अब जो आपका इंडियन ज्योग्राफी सेकंड का जो कल सेशन रहेगा उसमें इंडो गैंगटिक प्लेन्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस वहीं से रहेंगे, तो एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा ताकि जो आपके 5 क्वेश्चन रहें वो आप अच्छे से वहां पर आंसर कर सकें। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।